तो कल मैं आपको बता रही थी टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में आपको मैंने कल बताया था व्हाट इज मीन बाय टाइम ऑफ असेंट। द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन द मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ असेंट बोल रहे हैं अपन। और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? तो मैक्सिमम हाइट से वापस अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होते हैं, राइट। फिर मैंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बताया था। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट पूरा मिला के जो टोटल टाइम होता है इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। या अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ टाइम ऑफ फ्लाइट यानी क्या? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल टू कवर द एंटायर ट्रैजेक्टरी यानी पूरी ट्रैजेक्टरी कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। कल मैंने कुछ नोट में करके कुछ पॉइंट्स लिखा के दिए थे। इफ द हेवी बॉडी एंड द लाइट बॉडी बोथ आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, द फ्रॉम द यहाँ पे सेम हाइट लिखना चाहिए, देखो वर्ड मिस हो गया। इफ द हेवी बॉडी एंड द लाइट बॉडी बोथ आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, ये वर्ड मिस हो गया ना रे, यहाँ पे आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, राइट। लिखते लिखते मिस हो गया वो वर्ड को। आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, दे विल अटेन द ग्राउंड इन द सेम टाइम विथ द सेम वेलोसिटी। एक हेवी बॉडी है, एक लाइट बॉडी है, बोथ आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, देन दे विल अटेन द ग्राउंड इन द सेम टाइम एंड विद द सेम वेलोसिटी। तो कितने टाइम में अटेंड करेंगे? t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। और जिस वेलोसिटी के साथ वो जमीन को हिट करेंगे वो वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gh। फिर टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला भी लिखा के दिया था, u by g। फिर in case of motion under the gravity, the speed with which a body is projected up is equal to the speed with which it comes back to the point of projection। जितने वेलोसिटी के साथ हमने बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था उतने ही वेलोसिटी के साथ वो जब भी वापस आएगा तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे उतनी ही वेलोसिटी वो अटेंड करेगा। ये सब पॉइंट मैंने कल बताए थे, आज मैंने फटाफट उसको रिवाइज भी कर दिया। तो आज हम आगे का क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम आगे का पढ़ने वाले हैं कि अगर इफ यू आर कंसिडरिंग द एयर रेजिस्टेंस, दैट मीन्स एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, देन हाउ विल यू जस्टिफाई देन। तो इसमें पॉइंट्स अलग है, तो इसके भी पॉइंट्स आज हम पढ़ेंगे। इफ द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इफ द, पहले ये टाइटल को अंडरलाइन कर लेते, ये टाइटल अलग है आज का। If the air resistance or if the body is thrown vertically upward, if the body is thrown vertically upward, if the body is thrown vertically upward, if air resistance is taken into consideration or account, if the body is thrown vertically upward and if air resistance, what do you mean by air resistance? तो जब भी वो बॉडी आइदर अपवर्ड या डाउनवर्ड जाती है तो वो फ्रीली फॉलिंग रहती है, तो वो हवा में चलती है ना। तो डेफिनेटली आपको मालूम है कि हवा के वजह से मिलने वाला जो फोर्स है उसको अपोजिट फोर्स, उसको ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ड्रैग फोर्स, द फोर्स ड्यू टू एयर। तो क्या होता है जब ये बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जाती है, ये बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जाती है तो हवा में चलती है, तो हवा के साथ वो घसती है, फ्रिक्शन होता है उसका हवा के साथ, एयर के साथ। तो आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा बॉडी की रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है। तो अगर ये बॉडी अपवर्ड जाएंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा। और अगर बॉडी ऑलरेडी नीचे आ रही होगी, नीचे आ रही है बॉडी, ये बॉल नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोजिट दिशा में वर्क करेगा। तो हमेशा ये फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर जो है, एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, फ्रिक्शन मतलब क्या है? घर्षण, घसना उसके साथ। तो ये एयर रेजिस्टेंस मतलब क्या? एयर के साथ घसने की वजह से जो मोशन उसको रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्ट करना मतलब विरोध कर रही है। तो जब बॉडी डाउनवर्ड आती है तो एयर रेजिस्टेंस इसको
अपोजिट दिशा में काम करता है, उसको अपोजिट दिशा में उसके मोशन को अपोज करता है। तो बॉडी जब डाउनवर्ड आएंगी तो एयर रेजिस्टेंस से मिलने वाला एक्सेलरेशन अपवर्ड काम करेगा, और जब बॉडी वो अपवर्ड चलेंगी तो ये उसको डाउनवर्ड खींचने की कोशिश करेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर ये हमेशा बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है। बस यही आपके दिमाग में फिट रखिए और फिर आप आगे का कंसेप्ट अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखो मैं लिख रही हूं, इफ द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इफ एयर रेजिस्टेंस is taken into account, and if air resistance is to be taken into account or taken into consideration, is to be taken into account means उसको consider कर रहे हैं। if the body is thrown vertically upward and if air resistance is to be taken into account, then the time of ascent यानी चढ़ना, time of ascent is less than the time of descent। इसका मीनिंग देखो क्या है। सपोज हम लोग टाइम ऑफ असेंट को T1 बोल रहे हैं और टाइम ऑफ डिसेंट को T2 बोला था कल हमने, या उसको TD भी बोल सकते हैं, TD टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ असेंट को T1 या TA बोलो और TA। टाइम ऑफ असेंट को या तो आप T1 बोलो या TA बोलो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जरा सेंटेंस पे गौर करिए या ध्यान से पढ़िए। If the body is thrown vertically upward and if air resistance is taken into account, then the time of ascent is less than the time of descent। तो इसका हिंदी में पहले मीनिंग बताती हूँ। अगर एक आधी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड हमने फेंका और वर्टिकली अपवर्ड जाते वक्त अगर हम एयर के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं और कंसीडर कर रहे हैं, कल हमने क्या किया था, निग्लेक्ट किया था। कल के तक के जितने भी इक्वेशंस वगैरह सब जो कुछ थे, वी हैव निग्लेक्टेड, आज हम उसको कंसिडर करने वाले हैं। तो इफ द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इफ एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जब आप एयर को कंसिडर करते हो, एयर के रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी को मैक्सिमम हाइट चढ़ने के लिए जो टाइम लगता है वो कम होता है, लेकिन उस मैक्सिमम हाइट से नीचे पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो ज्यादा होता है। मतलब ऊपर चढ़ने के लिए कम टाइम लगता और नीचे आने के लिए ज्यादा टाइम लगता। मतलब जैसे कि इसके पहले अपन ने जब एयर रेजिस्टेंस वी हैव नॉट कंसिडर्ड, याद होगा कल जो पढ़ा था, तो उसमें हमने टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट बोला था। ये कब था, व्हेन वी हैव निग्लेक्टेड द एयर रेजिस्टेंस, जब हमने एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया था तब। लेकिन जब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं तो इन दोनों में फर्क है। तो टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट, दैट मीन्स हु इज मोर, कौन ज्यादा है, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है, इसका जवाब हम आज ढूंढेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अज्यूम करते हैं कि बॉडी को जब आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, आवाज सबको क्लियर आ रही ना? अज्यूम करते हैं कि जब बॉडी को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। लेट यू बी द, बघा कालचे आणि आजच्या याच्यामध्ये खूप फरक आहे। कालपर्यंत आपण एअर रेजिस्टन्सला निग्लेक्ट करत होतो म्हणून आपला टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता, पण आज आपण एअर रेजिस्टन्सला कन्सिडर करणार आहे, तर टाइम ऑफ असेंट कमी आहे आणि टाइम ऑफ डिसेंट जास्ती येणार आहे। आता कसं ते आज आपण शिकतोय। तो लेट यू इज द, और या यू बी द इनिशियल, लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी of the body, let u be the initial velocity of the body, then the time of ascent is t1, जिसको आप TA भी बोलते हो, t1 आणि TA एकच आहे, टाइम ऑफ असेंट इज t1 इज इक्वल टू, इन जनरल जब एयर को कंसिडर नहीं करते हो, हाँ, तो कल मैंने आपको टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला बताया था, T इज U बाई G, याद है क्या? कल मैंने टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट दोनों के फॉर्मूले U बाई G बोला था। यस मैम। हाँ, लेकिन अगर आप एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करते हो तो आपको एयर का ड्रैग फोर्स मिलेगा, ड्रैग फोर्स की वजह से जो एयर का रिटार्डेशन आएगा
उसको कंसिडर करना पडेगा. तो कैसे कंसिडर करोगे वो ध्यान से सुनो. बघा आता व्यवस्थित समजावून सांगते. हा बॉल आहे, तुम्ही वर हातात पकडला असा, ठीक है. क्या ईशा, ये बॉल है, हाथ में पकड़ा और इसको धक्का यानी इसको जोर से फोर्स लगा के ऊपर की तरफ फेंका बॉल को. तो अब आपका बॉल ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर जाएगा. तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉल को तो नीचे खींचती है, ये सबको मालूम है. देखो जब बॉल आपका ऊपर के तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो उसको नीचे खींचती है और अपना बॉल ऊपर के तरफ जा रहा है. अच्छा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो उसके ऊपर रिटार्डेशन, अब एयर रेजिस्टेंस जो उसके ऊपर काम करने वाला है वो क्या काम करना है, उसको मोशन को अपोज करने का काम करता है. एयर रेजिस्टेंस की वजह से मिलने वाला या फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर क्या करता है, इसके मोशन को अपोज करने का काम करता. तो हमारा बॉल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस ये उसको वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, बरोबर है. मतलब ए विल ये वाला जी क्या है, ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और ये ए किसके वजह से है, ये जो आ रहा है एक्सेलरेशन ये आ रहा है ड्यू टू एयर ड्रैग फोर्स, एयर का फोर्स, ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं इसको. तो इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोलूं कि ये तो हमारे बॉल के मोशन की विरुद्ध दिशा में काम कर रहा, कौन, एयर का रेजिस्टेंस की वजह से मिलने वाला एक्सेलरेशन वो उल्टा काम कर रहा. बट अगर ग्रेविटी के मुताबिक देखी जाए तो ये दोनों सेम ही दिशा में काम कर रहे हैं. आर यू गेटिंग? ग्रेविटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रेविटी और ए ये दोनों तो सेम ही दिशा में काम कर रहे हैं. और जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनकी एडिशन होती है, बरोबर है. जो दो वेक्टर, आता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड है और एयर के रेजिस्टेंस की वजह से मिलने वाला जो रिटार्डेशन है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. तो फिर ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये दोनों एक दिशा में, तो ये दो वेक्टर अगर एक दिशा में तो उनके वेक्टर की एडिशन होती है. तो फिर हमारा नेट जी जो होगा, जी नेट बोलूंगी मैं, जी इफेक्टिव बोलूंगी, या जी इफेक्टिव नहीं बोलना है तो नेट ए नेट बोलो, नेट एक्सेलरेशन बोलो या जी नेट बोलो, म्हणजे इफेक्टिव क्या होगा तो वो मैं बोलूंगी वो जी प्लस ए होगा. अब आप बोलेंगे मैडम ए को प्लस क्यों लिखा, तो ए और जी दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे इसलिए वो प्लस हो गया. लेकिन वही मोशन इधर देखो, अगर वही हमारा बॉल ऊपर से नीचे आ रहा होता, नीचे की दिशा में आ रहा है हमारा बॉल, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वैसा भी नीचे की दिशा में खींच रहा है इसको और हमारा बॉल भी नीचे की दिशा में आ रहा है. लेकिन एयर की वजह से आने वाला ड्रैग फोर्स जिसकी वजह से मिलने वाला एक्सीलरेशन वो तो उसके बॉल के अपोजिट दिशा में काम करेगा. मतलब ए जो है वो वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा. क्यों? क्योंकि हमारा बॉल नीचे जो आ रहा है, हमारा बॉल अगर नीचे आ रहा है तो ए इसको वर्टिकली अपवर्ड की दिशा में काम करेगा. क्योंकि हमेशा एयर की वजह से आने वाला जो रिटार्डेशन है वो तो हमारे बॉडी के मोशन को अपोज करता है, फेवर नहीं करता. तो बॉल ऊपर आ रहा है तो वो नीचे की तरफ करेगा. लेकिन बॉल जब नीचे की तरफ आ रहा है, बॉल इज फॉलिंग डाउन, डाउनवर्ड आ रहा है, तो ए एक्टिंग अपवर्ड. अब मुझे कोई जी नेट बोले कि मैडम अभी मुझे नेट एक्सेलरेशन निकाल के बताइए ना, तो जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ए अपवर्ड, तो मैं बोलूंगी फिर जी माइनस ए. आर यू गेटिंग? क्योंकि अभी जी और ए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में काम कर रहे हैं. तो यही इस प्रिंसिपल को आपको समझना पड़ेगा. तो सबसे पहले इफ द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड उसका सीख लेते, फिर डाउनवर्ड का सीखेंगे. पहले अपवर्ड का सीख लेते हैं. लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी. देखो एक बार फिर से ये सेंटेंस रिवाइज कर देती हूँ. लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देन द टाइम ऑफ असेंट इज, जिसको हम लोग ने T1 बोला था, इज T1 इज इक्वल टू U अपॉन G के बदले में बोलूंगी G प्लस ए. अब ये G प्लस ए कैसे आया समझा क्या? चाहे तो मैं यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा हल्का सा एक बॉल बता देती हूँ आपको समझने के लिए, क्योंकि आप भूल भी गए तो डायग्राम को देख के आपको याद आ जाएगा. तो हमारा बॉल जो है, दिस इज अ बॉल which is in the upward direction, it is thrown upward, vertically upward, ball is thrown vertically upward and acceleration due to gravity g acting in the vertically downward. आणि एयर की वजह से मिलने वाला जो जिसको आप रिटार्डेशन बाय एयर रेजिस्टेंस बोलेंगे, ये भी इसके मोशन को अपोज करेगा, तो ये भी डाउनवर्ड आ रहा है, रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस. तो बट ये दोनों भाई भाई हो गए क्योंकि ये दोनों सेम ही दिशा में चल रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों की एडिशन हो गई और इसलिए जी नेट जो आया, जी नेट उसमें बोलूंगी जी प्लस ए आ गया. और इस प्रकार हमारा टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला बन गया T इज इक्वल टू यू बाय जी के बदले यू बाय जी प्लस ए. तर मला सांगा
u बाय जी आणि u बाय जी प्लस ए म्हणजे डिनॉमिनेटर वाढला ना, डिनॉमिनेटर बढ़ गया कि नहीं, तो पहले से टाइम ऑफ परसेंट, हाँ, तो पहले से टाइम ऑफ परसेंट क्या हो गया, कम हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेशियो कम हो जाएगा, मतलब टाइम ऑफ परसेंट कम हो गया। तो हम बोलेंगे u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देन टाइम ऑफ परसेंट इज गिवन बाय t1 इज इक्वल टू u अपॉन जी प्लस ए। और व्हाट अबाउट h, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ा था वो आपको याद दिला देते, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, it was written somewhere in the previous page, मैक्सिमम हाइट करने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वो हाँ ये देखो h is equal to u square by 2g, where is it, this one, see this, h is equal to u square by 2g। तो ये फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएंगे, h is equal to u square by 2g, तो ये 2g ना, तो ये 2g है, तो g ये देखो ये 2g, तो g के बदले वो g प्लस a हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला होगा u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट g प्लस a, ऐसा हो जाएगा। किसके लिए, अगर एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड इनटू अकाउंट देन ओनली, अदरवाइज नॉट। बाकी तो मैं प्रीवियस का फॉर्मूला है, अभी मैं इसको चेंजेस बता देती हूँ, आते वापस अपने पेज पे। यहाँ पे h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड इज h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g था ना, 2g, तो g को g नहीं लिखना, अभी 2g नेट हो जाएगा, तो g नेट की वैल्यू क्या है, g प्लस ए, तो इसीलिए ये 2 इंटू जी नेट, पर जी नेट की वैल्यू है g प्लस ए, तो h इज इक्वल टू बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट g प्लस ए। दिस आर द टू फॉर्मूले, दैट इज टाइम ऑफ परसेंट का और एक मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी का, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन ये तब लागू होंगे या तब वैलिड होंगे ओनली व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पे ए और जी का मीनिंग लिख के रखती हूँ, वेयर जी इज acceleration due to gravity, where g is the acceleration due to gravity and a is the retardation by air resistance, is the retardation by air resistance। Nishika Jadwani, are you getting this? A is the retardation by air resistance, okay? Yes, हाँ, और ये दोनों भी अपवर्ड मोशन के लिए, दोनों भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। बॉडी के अपवर्ड मोशन के लिए देखो मैंने डायग्राम साइड में राइट कॉर्नर में डायग्राम बताइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हमारा बॉल कैसा जा रहा था रे, ऊपर की तरफ, बॉल की मोशन ऊपर की तरफ थी, तो जी तो हमेशा डाउनवर्ड भी होता है। हमारा बॉल चाहे ऊपर जाए, सुनो, हमारा बॉल चाहे ऊपर जाए, बॉल चाहे नीचे जाए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो ए में आ रहे हैं, क्योंकि ए जो है यानी एयर के रेजिस्टेंस से वजह से मिलने वाला रिटार्डेशन, ये हमेशा हमारे बॉडी के मोशन के विरुद्ध दिशा में काम करता है। तो बॉल जब अपवर्ड जा रहा होगा तो ए डाउनवर्ड चलेगा। तो मैंने लिखा कि वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ए इज द रिटार्डेशन बाय एयर रेजिस्टेंस, एंड फॉर अपवर्ड मोशन both will work vertically downward। both म्हणजे कोण, ए आणि जी। फॉर अपवर्ड मोशन बोथ, ब्रैकेट में लिखती हूँ ए एंड जी, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये पिक्चर हमारा क्लियर हो गया कि टाइम ऑफ परसेंट का फॉर्मूला, मैं इसको रेड कलर से बॉक्स करके रखती हूँ तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि फोकस हो जाता है, हाँ कि मैडम ने ऐसे बोला था, और इसका भी फॉर्मूला बॉक्स करके ऐसा लिखते हैं। अब आते हैं हमारी बॉडी अगर डाउनवर्ड जा रही हो, तो बॉडी यानी बॉल, अभी नाउ बॉल म्हणजे बॉडी कुठली पण बॉडी आहे ना, बॉल असलं पाहिजे असं काही नाही है। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन, तो ये कैसे थी, फॉर ये स्टार करके लिखती हूँ ताकि आप पॉइंट्स पढ़ सके, स्टार करके पॉइंट नंबर 1, अभी स्टार करके पॉइंट नंबर 2, और अब जाते हैं डाउनवर्ड के लिए। फॉर डाउनवर्ड मोशन अब देखेंगे क्या होता है। फॉर डाउनवर्ड मोशन ए एंड जी कैसे चलेंगे, जी नीचे की तरफ लेकिन ए ऊपर की तरफ। फॉर डाउनवर्ड मोशन ए एंड जी बोथ विल वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, both will opposite to each other, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में होंगे। फॉर डाउनवर्ड मोशन ए
एंड जी बोथ विल अपोजिट टू ईच अदर। कैसे? देखो डायग्राम बताती हूँ राइट साइड में। ये हमारा बॉल है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। कौन? बॉल। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वैसे भी डाउनवर्ड होता है, लेकिन एयर के रेजिस्टेंस की वजह से मिलने वाला रिटार्डेशन वो तो अपवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? हमारे बॉडी के मोशन को अपोज करना, और हमारी बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, तो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से मिलने वाला रिटार्डेशन डाउनवर्ड एक्ट करेगा कि अपवर्ड? बोलो, बोलिए। क्यों अपवर्ड करेगा? अपवर्ड क्यों करेगा? क्योंकि वो मोशन को अपोज करता है। राइट राइट। और मोशन को अपोज। और जी क्यों डाउनवर्ड है? जी हमेशा डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। बस बस बस, वेरी गुड। जी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है, बॉल चाहे ऊपर जाए, बॉल चाहे नीचे जाए। सो फॉर डाउनवर्ड मोशन, मतलब आपको अभी समझ में आ रहा है अच्छे से, फॉर डाउनवर्ड मोशन ए एंड जी बोथ विल अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कौन? ए और जी। हेंस नेट जी जो आएगा, जी नेट, देयरफॉर यहाँ पे लिख के रखती हूँ, जी नेट जो आएगा वो मेरा आएगा जी माइनस ए। राइट, जी नेट जो मेरा आने वाला है वो आएगा जी माइनस ए। सो बोथ विल अपोजिट टू इच अदर अँड हेन्स वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। हे काय एवढं लिहायची गरज नाहीये. बोथ वर्क विल अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज they always work in direction opposite to. काय झालंय, क्लियर झालं. बोथ विल अपोजिट टू इच अदर. तो अभी हमारा टाइम ऑफ डिसेंट का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे बनाएंगे? तो टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला बनाने के लिए पहले हम एच का कंसेप्ट लगाते। तो देखो अपना एच का कंसेप्ट क्या था? एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g था। किसके लिए? मैंने डायरेक्ट ये यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट जी प्लस ए करा था। अभी थोड़ा मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन की तरफ जाती हूँ। अपना काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन था यानी है वो क्या है रे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और हमारा बॉल नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा है, और अगर वो ड्रॉप्ड करा हुआ है, ड्रॉप विद द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, तो अपन इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, कंडीशन पहले डाल दे, इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो 0 पकड़ रहे हैं इफ द बॉल इज ड्रॉप्ड, और इफ द बॉडी इज ड्रॉप्ड, इफ द बॉडी is dropped from some height, तो u हमारा 0 होता है और a इज इक्वल टू जी होता है, a इज इक्वल टू जी होता है। लेकिन यहां पर हम एक्सीलरेशन जो है सिर्फ ग्रेविटी का पकड़ेंगे तो a इज इक्वल टू जी होता है, लेकिन अभी तो हम एयर के रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारी a की जो वैल्यू होंगी मतलब जी की, देखो हाँ फिर से बताती हूँ, बॉल जर वरतून खाली येतो, ड्रॉपड आहे, तो आपण ए ची व्हॅल्यू जी घेतो. केव्हा? जेव्हा एअर रेजिस्टन्स कन्सिडर करत नाही तेव्हा. पण जेव्हा एअरचा रेजिस्टन्स कन्सिडर करणार तेव्हा आपला ए ची व्हॅल्यू जी होणार आहे, ती जी इक्वेशन मध्ये टाकू ती जी मायनस ए होणार आहे. तर हा ए कोणता? ड्यू टू एयर, एयर की वजह से, ए इथे ब्रैकेट में एयर की वजह से वाला आने वाला ए, तो आपकी अभी ए की वैल्यू जी माइनस ए हो गई, तो तुम्हारा अब और एस की वैल्यू यानी एच हो गई, हाइट। तो अभी ये इक्वेशन अभी कैसे लिखेंगे हम लोग? एस के बदले लिखेंगे एच, यू को डालेंगे 0 इंटू टी, और प्लस हाफ ऑफ ए के बदले डालूंगी जी माइनस ए, और ये टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर मतलब टाइम ऑफ डिसेंट, T2 बोलती उसको, टाइम ऑफ डिसेंट T2 डालेंगे। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों किया आपने? तो बरोबर है ना, मेरा बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, और वो ड्रॉप्ड करा हुआ है, फेंका नहीं है, ड्रॉप्ड है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे को 0 डालना पड़ेगा, बरोबर है? तो मैंने 0 डाल दिया इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम ऑफ डिसेंट जो इसको मैं T2 बोल रही हूँ, नीचे उतरने का टाइम, और ए मेरा जो है अभी वो सिर्फ जी नहीं है, हाँ सिर्फ जी कब होता मालूम है? ए इज इक्वल टू सिर्फ जी कब होता है? जब एयर के रेजिस्टेंस को मैं कंसिडर नहीं करती तब। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियर ही करा है कि ये पॉइंट में मैं एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करने वाली हूँ। अब ये सब मैं झंझट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे प्रूव करके बताना है कि टाइम ऑफ असेंट इज लेस एंड द टाइम ऑफ डिसेंट इज मोर। ये प्रूव करने के लिए ये सब झंझट करना पड़ रहा है। तो यू की वैल्यू 0, ए की वैल्यू जी माइनस ए, पर ये वाला ए जो है ये एयर के वजह से आने वाला रिटार्डेशन है, इसीलिए ये ध्यान में रखना, ये वो है। तो ए जो तुम लोग, और ये वाला जो तुम काइनेमेटिक्स में आपको एक्सेलरेशन कौन सा डालना है वो, तो अभी इस हिसाब से मेरा एच का इक्वेशन आ गया है, एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ
g माइनस a इंटू T2 का स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ g माइनस a इंटू T2 का स्क्वायर। ओके, तो जितने हाइट से मेरा बॉल ऊपर से नीचे आ रहा था, सुनो अभी, जितने हाइट से मेरा बॉल ऊपर से नीचे आ रहा था वो हाइट, और जब मैंने बॉडी को यू इतने इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर की दिशा में फेंका था, तब मेरे बॉल ने जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करी थी वो मैं इक्वल ले रही हूँ, इक्वल ले रही हूँ। समजा मी यू इतक्या वेलोसिटीनी बॉलला वरती फेकलं होतं, तर माझा बॉल एच मॅक्स जो हाइट अटेंड करतोय ती एच एवढी करतो, विच इज इक्वल टू यू स्क्वेअर अपॉन 2 इंटू ब्रॅकेट जी प्लस ए, आणि तेवढ्याच हाइटला जाऊन माझा बॉल मैक्सिमम हाइटला जाणार, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वहां पर क्या होगी रे? जब मेरा बॉल मैक्सिमम ऊंचाई पे जाएगा तो मेरे बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होंगी ना। हाँ, और हाँ, तो फिर ऊपर से नीचे आते वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर से हम 0 नहीं पकड़ेंगे क्या? देखो सुनो, ये बॉल है मेरा, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ ऊपर की दिशा में फेंका, फिर ये गया ऊपर। ये बॉल है मेरा, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ ऊपर की दिशा में फेंका, ये मैक्सिमम ऊंचाई पे गया, कितनी ऊंचाई पे? एच इतने ऊंचाई पे गया, यहाँ पर इसकी v 0 हो गई, तो ये इधर से इधर, तो u इज नॉट इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, ये हो गया सिर्फ ऊपर पहुंचने तक का काइनेमेटिक्स। अब ऊपर से नीचे जब आता है तो मैं काइनेमेटिक्स जब लगाऊंगी तो मैं ऊपर से नीचे आते वक्त फिर u 0 लगाऊंगी, क्योंकि अभी ऊपर से नीचे आते वक्त जो v हो गया वो ऊपर से नीचे आते वक्त वो u हो गया। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? बघा सांगते, एक मिनिट मराठीमध्ये बोलू का थोडस? जेव्हा खालून वर बॉडी गेली, हे बघा खालून तुम्ही यू इतक्या वेलोसिटीनं बॉलला फेकला होता, तर त्याची वेलोसिटी काही ना काही तर दिली होती जी 0 नव्हती, काही ना काही होती, मग तो उंचावर गेला, हाईट वर गेला, बरोबर आहे? बॉल हाईट वर गेला, हाईट वर गेला तर मॅक्झिमम हाईट अटेंड केली, किती हाईट अटेंड केली सांगा? एच मॅक्झिमम, ती किती? यू स्क्वेअर अपॉन 2 इंटू ब्रॅकेट जी प्लस एवढी हाईट अटेंड केली। आता तुम्ही जर एअर रेजिस्टन्स कन्सिडर नाही केला तर तुम्ही त्याला फक्त यू स्क्वेअर अपॉन 2g म्हणता, जर एअर रेजिस्टन्स कन्सिडर नाही केला तर, पण केला तर यू स्क्वेअर अपॉन 2 इंटू जी प्लस ए असं म्हणता, राईट? इथपर्यंत कळलं का? हो की नाही? Yes, ma'am. ओके, आता पुढे ऐका, आता एवढी मॅक्झिमम हाईट त्यांनी अटेंड केली, मग त्याची फायनल वेलोसिटी इथे काय झालेली आहे रे? 0 झाली आहे का सांगा? हो, कारण ही त्याची मॅक्झिमम हाईट अटेंड झाली। हा, आता हा झाला अर्धा पाथ, तर इथून इथे जायला जो वेळ लागला त्याला तुम्ही टाइम ऑफ असेंड म्हणता, पण आता वरून खाली यायला जो वेळ लागला त्याला काय म्हणता? टाइम ऑफ डिसेंट, राईट? हा, पण जेव्हा तुम्ही टाइम ऑफ डिसेंटची, आता ही अर्धी पाथ, आता इकडची पाथचा विचार करू टाइम ऑफ डिसेंटची, तेव्हा जर तुम्हाला कोणी विचारलं की याचा इनिशियल काय होता, तर तुम्ही काय म्हणाल? इनिशियल वेलोसिटी काय होती? तर तुम्ही काय म्हणाल? हाँ, मग तेच तर म्हणते मी, वही तो मैं बोल रही हूँ की जी वेलोसिटी खालून वर जाताना फायनल वेलोसिटी v 0 झाली, तर वरून खाली येताना इनिशियल वेलोसिटी u 0 होणार। आता कळलं मला काय म्हणायचंय? समझा क्या मैं जब से क्या बोल रही हूँ कि जो नीचे से ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तब की जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो 0 हो जाएगी। तो जब वो आधी पाथ का हो गया, फिर बची वाली आधी पाथ के लिए वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फिर ऊपर से नीचे आते वक्त u 0 हो गया ना। नहीं समझे अभी? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर u 0 डाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे u 0 डाला। अब क्लियर होगा? और अभी उतरने का टाइम तो उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, तो इसलिए t को t2 डाला, या td डालो, td डालो या t2 डालो, टाइम ऑफ डिसेंट। तो अभी 0 इंटू T2 प्लस हाफ ऑफ g, तो g ने डालते हुए g माइनस ए डाला, क्योंकि जब बॉल नीचे आएगा तो उसका g नेट जो होगा, g नेट वो g माइनस ए होगा। तो अभी g नेट के बदले हम लोग g माइनस ए डालेंगे और t के बदले t2 डालेंगे, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया h इज इक्वल टू हाफ ऑफ g माइनस ए इंटू T2 का स्क्वायर। पर जब नीचे से ऊपर गया था ना, ऊपर से नीचे आएगा तो डिस्टेंस तो उसने सेम ही कवर किया ना रे, नीचे से ऊपर जाने का डिस्टेंस और ऊपर से नीचे आने का डिस्टेंस ये दोनों सेम ही है ना, तो फिर नीचे से ऊपर आने का और ऊपर से नीचे आने का दोनों सेम, तो कैन आई बैलेंस दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन? दे आर इक्विवेलेंट न्यूमेरिकली, आर दे? आर दे न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट? व्हाट आई एम आस्किंग टू यू नाउ,
तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट g प्लस a. दिस वन एंड दिस वन बोथ आर न्यूमरिकली इक्विव्हॅलंट. खालून वरती जेवढा उंचावर गेला तेवढाच उंचावरून वरून खाली आला, म्हणजे त्यांनी दोन्ही ठिकाणी जे डिस्प्लेसमेंट केलेले सारखं केलेलं आहे, म्हणून तो वरचा खालून वर गेलेला एच आणि किंवा वरून खाली गेला एच ला मी बैलेंस करू शकते. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये दोनों को आई एम गोइंग टू इक्वेट नाउ. तो दिस इम्प्लाइज, अब मैं इसको इक्वेट कर देती हूँ. तो यू स्क्वायर अपॉन, ऑन इक्वेटिंग लिखती हूँ, ऑन इक्वेटिंग u square upon 2 into bracket g plus a is equal to half of g minus a into t2 का स्क्वायर. देखो कैसा आया, हाँ, u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट g प्लस a इज इक्वल टू हाफ ऑफ g माइनस a इंटू t2 का स्क्वायर. अभी इसको सॉल्व करेंगे. कुछ कॅन्सल हो रहा है, क्या हो रहा है, कोण, दोन आणि दोन कॅन्सल झाले. मग काय आलं, मग आलं यू स्क्वेअर अपॉन ब्रॅकेट मध्ये जी प्लस ए आणि दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये जी मायनस ए इज इक्वल टू t2 का स्क्वेअर. तर इकडे थोडं कंपार्टमेंट बनवते. तो thus you are getting t2 का स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर अपॉन g प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में g माइनस ए. ऑन टेकिंग अंडर रूट स्क्वेयर रूट ले लेते. On taking square root you are getting t2 is equal to u square का रूट u square का रूट u, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट चले आएगा, अंडर रूट ऑफ g प्लस ए इंटू जी माइनस ए. इस प्रकार हमारा टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन मिला है. t2 is equal to under root t2 is equal to 2 u upon अंडर रूट ऑफ g प्लस ए इंटू जी माइनस ए. अब मैं क्या करती हूँ, T2 और T1 के फॉर्मूले को कंपेयर करते हैं. T1 के फॉर्मूले में था U अपॉन जी प्लस ए और T2 के फॉर्मूले में था U अपॉन अंडर रूट ऑफ जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए. अब हम देखते हैं कि इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करके हम कैसे बताएं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तर जरा दोन्ही फॉर्म्युले मी नेक्स्ट पेजवर कॅरी ऑन करते, म्हणजे आपल्याला कंपेअर करायला बरं होईल. तर टाइम ऑफ असेंटचा फॉर्म्युला बघा काय आहे, T1 इज इक्वल टू U अपॉन जी प्लस ए. याला आपण टाइम ऑफ असेंट म्हणतो. आणि टाइम ऑफ डिसेंट ज्याला आपण T2 म्हणतो, यश मस्के आहे का क्लासमध्ये, T2 म्हणतो इज U अपॉन अंडर रूट ऑफ जी प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में g माइनस. यश मस्के इज नॉट देयर इन द क्लास. यश मस्के, वेदिका मस्के, यू बोथ आर नॉट देयर. लिखू तो सही, ये लोग नहीं है क्या. येस मॅम. आहे का वेदिका. येस मॅम. आणि यश कुठे आहे. हो टीचर. त्याचा आवाजच नाही येत आहे ना, बिलकुलच ऑफ दिसतोय. ओके, तर जरा बघा, हा, टाइम ऑफ असेंट इज यू अपॉन जी प्लस ए आणि टाइम ऑफ डिसेंट, ओके ठीक आहे, टाइम ऑफ डिसेंट यू अपॉन अंडर रूट ऑफ जी प्लस ए आणि जी मायनस. आता आपण काय करूया, ऐका रे मुलांना, एखादी ए ची व्हॅल्यू टाकून पाहूया. मतलब असा तो आपल्याला बिना व्हॅल्यू टाकता तर आपल्याला कम्पेअर नाही करता येत आहे. तर लेट अस पुट सम व्हॅल्यू ऑफ ए ओव्हर देअर. तर आपण अज्यूम करूया की जी ची व्हॅल्यू 10 आहे. ऐका रे मुलांना, जी की वैल्यू 10 डाल देती हूँ और ए की वैल्यू 2 डाल देते हैं, हाँ, और अपन डाल के देखते कि कितना आता है. और यू की इनिशियल वेलोसिटी ले लेते, कुछ 20 मीटर पर सेकंड ले लेते. तीन व्हॅल्यू टाकून आपण कंपेअर करून पाहूया. लेट अस सी द टाइम ऑफ असेंट T1. तर यू आहे 20, जी आहे 10 आणि ए आहे 2. तर 20 अपॉन 12. ओके, हा झाला टाइम ऑफ असेंट. तो किती होतात रे, 12 वन जा 12. ओके, 20 में से 12 गए, 8 रह गए, 80 हो गए. पॉइंट डाल दिया तो 80 हो गए. तो 12 सक 72, राइट. तो 8 रह गए फिर से. तो फिर से कैरी ऑन करेंगे तो 1.66 रिकरिंग आता है क्या, देखो तो सही एक बार. हाँ, T1 और यानी कि टाइम ऑफ असेंट, ये सही किया क्या मैंने, देखो तो. और टाइम ऑफ डिसेंट करके देखते हैं. तो U है 20, अभी टाइम ऑफ डिसेंट के फॉर्मूले में डालेंगे. U है 20, अंडर रूट ऑफ जी प्लस है, जी डालेंगे 10, ए डालेंगे 2, डाल दिया. फिर यहाँ पे फिर से जी डालेंगे 10, ए डालेंगे 2, डाल दिया. फिर ये होगा 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 यानी 12 एंड 10 माइनस 2 यानी रे 8. ओके ओके, ये 20 और ये बारी आटी 96 अंडर रूट ऑफ 96. तो थोड़ा सा क्लोज जाने की कोशिश करते, अगर सुनो रे
अंडर रूट ऑफ 96 नियर अबाउट कितना आएगा? 9 और 10 के बीच में आएगा, बराबर है। एग्जैक्टली कितना आता है अंडर रूट ऑफ 96? 9 और 10 के बीच में कुछ तो भी आएगा, तो वो हमें कैलकुलेटर पे करके देखो तो सही, अंडर रूट ऑफ 96 कितना आता है जल्दी. रूट ऑफ 6 काय नाही नाही मला व्हॅल्यू सांगा ना. 9 पॉइंट किती समथिंग किती येते बघा. 9 पॉइंट किती घ्या पटकन. आता मी मोबाईल इकडे घेऊन नाही बसली, नाही तर मी केलं असतं. 9.79. आणि आता काय करा, 20 डिवाइड बाय 9.79 करून पहा किती येतात बघा पटकन. नियरली सांगितलं तरी चालेल, कारण मला प्रूव्ह करून दाखवायचं की टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होता है. सांग रे बाबा पटकन. 2.04. किती? 2 पॉइंट समथिंग किती? 2.04. ओके 047. ओके ओके ठीक है ना. तो एक जनरल आइडिया मिळाली ना आपल्याला. अब देखिए टाइम ऑफ डिसेंट 2.04 आया और टाइम ऑफ असेंट देखिए कितना आया. कौन सा कम आया कौन सा ज्यादा आया, चलो बताओ जल्दी. टाइम ऑफ अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया कि जब एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे. सुनो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आज की? आज की मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसी है कि when the air resistance is taken into consideration, the time of ascent is less and the time of descent is more. मतलब फॉल होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा और मैक्सिमम ऊंचाई चढ़ने के लिए कम टाइम लगेगा. जब एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हो तब तो चढ़ने के लिए कम और उतरने के लिए ज्यादा. हालांकि हमें क्या लगता है, उतरने के लिए फास्ट उतरनी चाहिए बॉडी, कारण ग्रॅव्हिटी त्याला फेवर करतो असं वाटतं ना आपल्याला. पण इथे उलट होतं. केव्हा? जेव्हा एयर रेजिस्टेंसला कंसिडर करता तेव्हा. तो अभी ये निकाल देती हूँ. ये सब मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन ऐसा करवाया था, ये हम निकाल देते हैं. सिर्फ आपको मुझे ये बताना था, क्योंकि मैं वैल्यू बिना वैल्यू डाल के अगर मैं आपको ऐसा बोलती ना कि मैं चलो मैं बोल रही हूँ इसलिए सुनो और इसलिए मानो कि टाइम ऑफ असेंट इज लेस एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज मोर, तो आपको लगता है मैडम तो कुछ भी बिना प्रूफ करे कुछ भी बोलते रहती है. मैडम मैडम कुछ भी नहीं बोलती, मैडम हर चीज की प्रूफ देती है. तो ये मैंने एक न्यूमेरिकल करवा के आपको दिमाग में डाल दिया अभी. क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया रे अभी? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या क्लियर हो गया? बोलो बोलो जल्दी. टाइम ऑफ डिसेंट इज मोर देन टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ डिसेंट इज मोर देन टाइम ऑफ असेंट. when 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 air resistance when air resistance is taken into consideration. So on comparing T1 and T2, we can say that time of descent is more than the time of ascent. इसको और करके लिखते, और करके टाइम ऑफ डिसेंट इज मोर देन द टाइम ऑफ असेंट. यानी कि बस हो गया. तो यहाँ पे हमारा जो मोशन इन 1D की जो थेरोटिकल पॉइंट्स थे वो हो गए. तो आपकी जो नई वाली एररलेस है ना, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक इसमें ऐड किया है. हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक जो है वो वेक्टर्स में आता है, तो हम वो रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक जो है वो वेक्टर में पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर. आपके नई वाली एररलेस में शायद मोशन इन 1D में वो दिया है, आप देख लो. तो वी आर गोइंग टू, क्योंकि उसमें मोशन इन 1D में रिलेटिव वेलोसिटी का काम ही नाही ऍक्च्युअली. माहित नाही त्यांनी कसं काय केलं ते. तर रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टरशी त्याचे कन्सेप्ट जे आहेत रिलेटिव वेलोसिटी सगळे वेक्टरचे कन्सेप्ट आहेत, म्हणून तो टॉपिक आपण स्केलर्स आणि वेक्टर्स मध्ये शिकणार आहोत. पण काही बुक्स मध्ये मोशन इन 1D याच्यात दिलाय, सॉरी रिलेटिव्ह वेलोसिटी मोशन इन 1D मध्ये दिलाय. आणि माझ्याकडे जो एररलेस आहे त्याच्यामध्ये रिलेटिव्ह वेलोसिटी वेक्टर मध्ये दिलाय, प्रॉपर बरोबर दिलेला आहे. तर आपण तो त्याच्यातच घेणार आहे. ठीक आहे. तर आपली मोशन इन 1D ची जी नीटची थिअरी होती या लेसनची ती पूर्ण संपली आहे. आणि आता अजून बरेच संपली इन द सेन्स की आता न्यूमरिकल चालू होणार. थिअरी संपली, आता न्यूमरिकल चालू होणार आणि काही शॉर्टकट्स पण सांगणार साइमल्टेनियसली. तो अभी शॉर्टकट्स की शुरुआत कर देती हूँ. 5 मिनट मेरे और बाकी है, तो आई विल स्टार्ट विद द शॉर्टकट. काफी इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है. तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स करके हम हाईलाइट लिखेंगे. तो आप प्लीज पीडीएफ नोट्स रेडी रखिए. शॉर्टकट्स तो मैंने आपको बोला था जिसको कंप्लीट नोट्स लिखना है वो लिख सकता है, नहीं लिखना है तो एटलीस्ट वो फॉर्म्युले लिखिए. थेरॉटिकल पॉइंट्स नाही लिखना आहे, पण मी तुम्हाला मॅक्झिमम फॉर्म्युलेच लिहून दिलेले आहेत. तर त्याच्यामुळे तुम्ही हे नोट्स मेंटेन करा प्लीज. कारण कसं टीचरने शिकवलेलं असतं ना, तर जरा वेगळाच इम्पॅक्ट पडतो, पटकन डोक्यात घुसतं. असे तर बुक्स पुष्कळ असतात रे आपल्याकडे. लॉट्स ऑफ बुक्स वी हॅव,
तो फिर टीचर की जरूरत क्यों होती है? बुक्स के सहारे हो जाता तो टीचर ये गाइड होता है, वो बुक्स के अंदर का नॉलेज एक्सप्लेन करके देता है, इसलिए टीचर की जरूरत होती है। तो शॉर्टकट्स लिखेंगे, बहुत सारे शॉर्टकट्स है, कम से कम 8-10-12 शॉर्टकट्स है इस लेसन में। तो एक मैं लिखा के देती हूँ। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स, शॉर्टकट चालू हो रहा है इसमें, शॉर्टकट नंबर 1। When a particle moves the first half of a distance at a speed of v1 and second, आपका टिप्स एंड ट्रिक्स है ना एररलेस में, देखो पेज नेक्स्ट पलट के, देयर आर लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स, यू हैव टू गो थ्रू द ईच टिप्स अँड ट्रिक्स. त्या टिप्स अँड ट्रिक्स तुम्हाला वाचायच्या आहेत, त्यातल्या काही महत्वाच्या मी लिहून देणार, बाकी तुम्हाला बारीक बारीक टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हाला वाचायचे आहेत. ओके, जैसे तो वो सब पढ़ना है, जिनको अच्छे से कमांड करनी है उनको वो टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ने हैं. तो उसमें के कुछ मेन में जो मेरे को काम है एमसीक्यू के वे पढ़ाऊंगी, थेरोटिकल टिप्स एंड ट्रिक्स आप पढ़ेंगे. तो वो ऑलरेडी एक्चुअली आपको लगता अलग है, तो जो अपन ने बारीक कंसेप्ट पढ़ा है ना उसी के अंदर के टिप्स एंड ट्रिक्स से छुपे हुए रहते हैं वो. ठीक है, तो वो आपको फटाफट रीड करने के बाद समझ में आ जाते हैं. तो एक पहला शॉर्टकट है कि व्हेन द पार्टिकल मूव्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस, व्हेन द पार्टिकल, टाइम है ना रे अभी, पार्टिकल मूव्स फर्स्ट हाफ बर of the distance, when the particle moves first half of a distance, आधा distance, half a distance at a speed of v1 and second half of the distance at a speed of v2. आधा डिस्टेंस उसने v1 स्पीड के साथ कवर किया और आधा डिस्टेंस उसने v2 स्पीड के साथ कवर किया. देन तो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला v एवरेज इज 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. कल मैं इसके ऊपर का एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगी कि ये शॉर्टकट कहाँ पे अप्लाई होता है. व्हेन द पार्टिकल, आता वेळ संपला नाही तर आताच सांगणार होती. When the particle moves first half of the distance at a speed of v1 and second half of a distance at a speed of v2, then v average is 2 times v1 v2 upon v1 plus v2. Direct shortcut. I will tell you the numerical depending on this shortcut tomorrow, and lots of shortcuts again I am going to dictate.